नहीं, वो आज एक्चुअली ये फोरम नहीं था, आज एमएलओ का जो ऑर्डर था उसकी रिवीजन थी, जिसपे कंसर्न था कोर्ट का कि क्या ये मेंटेनेबल है कि नहीं। मैंने उस पर उनको सेटिस्फाई किया, और अच्छी बात ये कि मुल्जिम के वकील ने एक नहीं 4 बार बोला कि जी हाँ ये रिवीजन मेंटेनेबल है, ये जुडिशियल नेचर का ऑर्डर दिया गया है, एमएलओ साहब ने तफसीली हेयरिंग की है दोनों फरीकों की, तो रिवीजन सही फाइल हुई है, उन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। मगर बार बार पूछने पे टुवर्ड्स द वेरी एंड शायद उनको समझ में नहीं आया कि उनसे बार बार एक सवाल हो रहा है तो अब वो कोई डिफरेंट जवाब दे दें, तो उन्होंने फिर एंड में बोल दिया कि हाँ जी ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जुडिशियल नहीं है, शायद मेंटेनेबिलिटी पे भी इशू हो। बट थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहे थे कि वो उस पर खुद क्लियर नहीं थे। बट हमने अपनी तरफ से जज साहब को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। उसके बाद जज साहब ने हमें बहुत पेशेंटली मेरिट से सुना। अब वो जो भी व्यू फॉर्म करेंगे, जो फैसला करेंगे, वो तो ऑफकोर्स वो जजेस टेक इट टू द हार्ट। वो जब तक साइन नहीं होता, सील नहीं होता, हमें नहीं प्रिडिक्ट करना चाहिए, ना उसके बारे में कोई बात करनी चाहिए। लेट दैट बी द मैटर ऑफ लॉ। बट इस प्रोसीडिंग्स के अंदर जब आईओ से पूछा गया उसकी दरखास्त के बारे में, तो आईओ साहब ने एक बड़ी अजीब सी बात की। 28 तारीख की दरखास्त है एमएलओ की, 20 तारीख को आईओ साहब ड्यूटी ज्वाइन कर गए थे। इन्होंने कहा जी दरअसल 375 पिछले वाले आईओ शाहानी साहब ने ऐड किया था, जो कि एक बड़ी अजीब सी बात है, जो कि 28 तारीख की प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर भी ये सेक्शन ऐड है जो रिंद साहब ने अपने नाम से जमा कराई है, वो रिवीजन में एनेक्शन में हिस्सा बनी हुई है। तो उसको सडनली डिसोन क्यों कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। और फिर कहीं ना कहीं मुझे बेचारे आईओ साहब पे तरस क्यों आया कि उन्होंने एक बेबसी का मुजाहरा करते हुए कहा कि सर मेरी अगर दरखास्त माने इस केस में जेआईटी बनवा दें। मैंने इस पर कहा, मैंने कहा साहब बड़ी माकूल बात कर रहे हैं आईओ साहब, मगर ये फोरम नहीं है, ये स्टेज भी नहीं है, ये दरखास्त भी इस हवाले से नहीं है। वो उस पर अप्रोप्रिएट फोरम जो होगा, चूंकि 375 का अगर इतलाक हो और ये ओपिनियन हो या एलिगेशन हो, तो फिर उसके अंदर जो नया कानून है 2021 का, उसमें स्पेशल टीम्स डेजिग्नेट की जाती हैं जो ऑफेंस को करती हैं। और इसमें यह भी ध्यान में रखिए कि अगर किसी पुलिस अफसर ने इस ऑफेंस को प्रॉपर्ली सही तरीके से नहीं इन्वेस्टिगेट किया, तो उसको नए कानून के मुताबिक 3 साल की सजा भी हो सकती है। तो ये एक बड़ी अजीब बात होगी ना कि अगर कॉग्निजेंस स्टेज के ऊपर या कॉग्निजेंस में नहीं होता, कॉग्निजेंस की अपील के ऊपर जाके ये 375 ऐड होता है, जो अभी ऐड होना चाहिए, मगर अगर कोई ना करे तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की क्राइटेरिया पे सवाल उठेगा और फिर उनको पीनल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। जवाब मैजिस्ट्रेट साहब मोहतरम ने खुद दिया है। उनका जो ऑर्डर है जिसमें उन्होंने एमएलओ की दरखास्त डिसमिस की है, उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि मुझसे मांगा क्या जा रहा है। वो खुद ये बता रहे हैं कि मुझसे बस इतनी परमिशन मांगी जा रही है कि बच्ची को शेल्टर होम से ले जाके वहां ले जाया जाए, और वो उस हद तक रहते वो चले गए फिर कि एमएलओ में निकलता क्या है। वो एक तरीके से मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में चले गए जो उनका नहीं था डोमेन, और उनके फैसले से डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन भी मुतासर हो गई, क्योंकि 28 तारीख की दरखास्त में 375 है, फिर पहली तारीख की प्रोग्रेस रिपोर्ट में नहीं है। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफिशियली कोर्ट में जमा तो नहीं हुई, मगर चूंकि मुल्जिम को कॉपी प्रोवाइड की गई थी तो वो सामने मीडिया पे भी आ गई, और मेरे ख्याल में उसी तरफ से आई, पढ़ के भी बेकायदा सुनाई गई, फिर बाकी लोगों तक भी पहुंची, तो उसमें निकाल दी गई। तो यानी कि मैंने तो ये व्यू तभी फॉर्म किया था जब ये एमएलओ पे आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी कि सर इस हेयरिंग की वजह से आईओ साहब ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। आपने रिलेक्टेंट कर दिया है आईओ को अपनी ओपिनियन फॉर्म करने में, आपको इस एप्लीकेशन पे हेयरिंग नहीं करनी थी। इस एप्लीकेशन पे यस और नो होता है, हेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि हेयरिंग में इनएस्केपेबली अनअवॉइडेबली मेरिट्स डिस्कस होते हैं। आप कहते हैं हेयर बाय अलाउड, आप कहते हैं हेयर बाय नॉट अलाउड, और एक रीजन दे देते। तो आपने तो चूंकि हेयरिंग रखी तो हम हेयरिंग के लिए आए, और फिर दलाइल दोनों तरफ से हुए। मगर चूंकि रिवीजन जो होती है, रिवीजन की तो नौयत ही हेयरिंग है, उसमें तो आपने प्रोप्राइटरी इम्प्रोप्राइटरी देखनी है ना लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की, तो उसमें तो होगी हेयरिंग। तो आज हेयरिंग हुई है, बट पहली स्टेज में ये हेयरिंग होनी नहीं चाहिए थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर तो उसी को कहा जाता है जो रूटीन के अंदर हाँ या ना होता है, जिसपे आपने दलाइल सुन ली, आप मेरिट्स पे चले गए केस के। बट खैर जज साहब का व्यू था कि वो प्रॉपर है फोरम, वो मैं उनके व्यू का एहतराम करता हूँ, बट इख्तलाफ हम अगर करेंगे तो उसका फोरम भी अगेन अदालतें हैं, मीडिया नहीं है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर हूं अपने माइंड में कि एमएलओ मैंडेटरी है हर हाल में। यहां से नहीं मिले मजिस्ट्रेट साहब से, सेशन से नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट से नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। आप लॉ की मैंडेटरी प्रोविजंस को निगेट नहीं कर सकते। वो एलिगेशंस, जब ये एप्लीकेशन मूव हुई है, वो ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन था। जब वो अंडर इन्वेस्टिगेशन आ जाए तो आप पाबंद हैं। आप अगर उस व्यू को चेंज करेंगे तो व्यू आपने कैसे चेंज कर दिया, किस बेस पे चेंज कर दिया? जो आपका मूड बदल गया, ये तो नहीं हो सकता। यकीनी तौर पे कोई एविडेंस आपने गैदर किया होगा जो आपने किया नहीं। दूसरा, जितना आप इस चीज को डिले कर रहे हैं उतना आप मेडिकल की वैल्यू को भी एक तरीके से नुकसान ही पहुंचा रहे हैं ना। टाइम गुजर रहा है, मेरे ख्याल में जजिस को सवाल का एहसास होना चाहिए
जो लोअर फोरम के ऊपर जुडिशरी या सबऑर्डिनेट उनको होना चाहिए, मेरे ख्याल में होगा भी। जहां तक वालिदैन की बात है, देखिए बच्ची से रसाई ही हमारी कब हुई है, जब वो 23 को यहाँ पे आई है पहली बार अदालत की कस्टडी में, उससे पहले तो रसाई नहीं थी बच्ची तक। 17 जून को मैंने पहली दरखास्त मूव की थी आईजी साहब को सिंध को, जब मैंने पहली बार ऑब्जेक्शन उठाया था कि आईओ को चेंज करें, तो उसका एक फंडामेंटल रीजन था कि ये आईओ बच्ची से राब्ते में आया जब इसने हाई कोर्ट में बच्ची को जून के महीने में पेश किया था, बच्ची का बयान हुआ था, इसने बच्ची का एमएलओ नहीं करवाया, ही फेल्ड टू डू हिज परफॉर्मेंस जॉब। तो ये तो सबसे पहले हम ही ने डिमांड रिक्वेस्ट रखी थी। फिर ये आईओ साहब खुद इंडिपेंडेंटली लेके आए और उनकी तरफ से दरखास्त थ्रू प्रोसिक्यूशन मूव हुई, ये स्टेट की दरखास्त थी, ये कोई हमारी असर्शन नहीं थी कि ये ऑफेंसेस लग रहे हैं या वो लग रहे। वो तो चलान की स्टेज पे हमने आर्ग्यू करना होता है ना, कौन से ऑफेंसेस लग रहे कि नहीं लग रहे। बीच इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो मैं नहीं कह सकता कि फलानी प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या सेक्शन है, फलानी प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या सेक्शन है, क्योंकि वो तो डायरेक्टिंग इन्वेस्टिगेशन के मुतरादिफ हो जाएगा। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि फलानी चीज को भी कंसिडर करें, फलानी फैक्ट को कंसिडर करें। लीगल ओपिनियन जो एंड में ओपिनियन है वो हम डिटरमिन नहीं कर सकते, बट किन किन जगहों पर देखना है, किन किन चीजों को देखना है, उस हवाले से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर इसको भी सीडीआर को देख ले जैसे कि, या एज के अंदर मेडिकल बोर्ड को देख लें जैसे कि, या फलाने की लोकेशन चेक कर लीजिए, या फलाने लोग और मौजूद थे उनकी गवाहियां ले लीजिए, इस तरह की बातें हो सकती हैं। और वो फिर लेने के बाद व्यू क्या फॉर्म करे, पुलिस उसको शामिल करे तफ्तीश में ना करे, वो उनकी इंडिपेंडेंस है। तो वो अपनी जगह चीज है। बाकी अब जो भी कल फैसला आएगा हम उसको सर आंखों पे रखेंगे, और अगर हम उससे ग्रीव्ड होंगे तो हम उसको प्रॉपर फोरम पे चैलेंज करेंगे। देखिए अगर कल ऑर्डर आ रहा है तो फितरी तौर पे तो रिक्वेस्ट कल आएगी कि इसमें हमें वक्त दिया जाए, फिर वो मजिस्ट्रेट साहब की स्वाबदीद है, क्योंकि एक चीज पेंडिंग है अभी, उस पर फैसला कल होना है, और हो सकता है उसमें मजीद दलाइल कल और हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक केस चल रहा है मल्टीपल डेज से मल्टीपल हियरिंग्स होती हैं, तो दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी। बट वो कुदरती तौर पे तो ये होना चाहिए फितरी तौर के ऊपर, क्योंकि जब एक ऑर्डर ही कल की तारीख में आ रहा है तो आप पहले से तो ऑर्डर को प्रेडिक्ट करके कोई चीज तैयार करके लाएंगे तो वो तो बहुत सवाल खड़े कर देगी कि ये कैसे है, क्योंकि एक बार ये पहले हो चुका है ना, 375 निकाल दिया गया एमएलओ के ऑर्डर आने से पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट में। इवन जो रिक्वेस्ट जमा कराई थी टाइम गेन करने की कि जी अभी एमएलओ का ऑर्डर नहीं आया, उसमें सेक्शन निकला हुआ था। तो मैं हैरान था कि आपने क्या प्रेडिक्ट किया है या आपने जिद पकड़ ली है कि अब 375 नहीं लगाना, या तो ऑर्डर आता फिर जवाब बनाते। थोड़ी बहुत इम्प्रोप्राइटरी जो है वो पुलिस की नजर आ रही है ऑन द फेस ऑफ इट कि क्या चल रही है। कल भी ऐसी कोई हरकत होती है तो बड़ी अनफॉर्चुनेट होगी, बट अगेन उसको अप्रोप्रिएट फोरम पे रेस करेंगे ना, यूट्यूब पे चिल्ला के तो कोई फायदा नहीं है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त एक बेल फाइल हुई है अजहर अली के नाम से, तो उसमें अभी डेट नहीं आई है, सुना है आफ्टर 3 वीक्स से, वी डू नॉट नो। फिर इन्होंने जो डिस्पोज ऑफ पिटिशन थी जिसके अंदर बच्ची कराची लाई गई है, उसमें कोई कंटेम्प्ट फाइल की है, उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर मैंने सुना 18 को रखा हुआ है, वो अभी तक इंटरटेन नहीं हुई, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर रखी है, उस पर नोटिस कोई नहीं इशू किए गए। तो जब वो इंटरटेन होगी उसके बाद ही कोई अपेयर होगा, उसमें बात करेगा। फिर इन्होंने क्वॉशमेंट के लिए एक पिटिशन फाइल की है जो भी 18 तारीख के लिए, जिसमें हम अपेयर हो गए थे, हमने नोटिस वेव कर दिया था क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर के लिए, वो भी 18 तारीख के लिए है। तो दैट वाज ऑलरेडी डन, वो चीज़ फाइल हो चुकी है। अब इसी तरीके से और भी मजीद जो प्रोसीडिंग्स हैं जो करने की हैं, अगेन ऐसे हमने क्लाइंट का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करना है, उस चीज़ों को उस से लेके चल रहे हैं। ये लाहौर में हमने इसलिए फाइल की थी उस वक्त चूंकि बच्ची फिजिकली लाहौर में मौजूद थी और मुल्जिम लाहौर में मौजूद था, तो इसलिए जुरिसडिक्शन वो बन रही थी। अब उसको हो सकता है हम कराची ट्रांसफर करें, प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है वो करके, बिकॉज अब बच्ची जो है वो कराची में मुकीम है, वालदैन भी कराची में मुकीम है और मुल्जिम भी यहाँ ट्रायल फेस कर रहा है। के बारे में कहा जा रहा है कि इसको एक झूठे निकाह का शिकार बनाया गया है, उसको अदालत समन कर सके तो उसकी जुरिसडिक्शन में होनी चाहिए उस वक्त।